और मुंबई में तेज बारिश के बीच अंधेरी पीवीआर सिनेमा से मैं हूं पूजा भारद्वाज शो की शुरुआत भी कर रहे हैं। आज मुंबई में हुई तेज बारिश की खबर से इस तरह से तेज बारिश हुई और हाई टाइड हुआ कि मुंबई के जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी इकट्ठा हो गया, सड़कें समंदर में तब्दील होती हुई नजर आई, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। आपको दिखाते हैं इन तस्वीरों में मुंबई की हालत कुछ ही घंटों की तेज बारिश में क्या हुई। और मुंबई के साइंस सर्कल की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां तेज बारिश के बाद जलभराव हो गया। हालांकि अब हालात सामान्य हैं। जलभराव के चलते मुंबई के 12 से ज्यादा रास्तों पर बसों को डाइवर्ट करना पड़ा। अंधेरी सबवे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। इस समय मैं साइंस सर्कल के पास गुरु कृपा जंक्शन के पास हूँ और देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है सड़क पर किस तरह से, और जो लोग हैं यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको इस तरह से पानी में से होकर ही आगे जाना पड़ रहा है। इधर पास में ही आगे साइंस स्टेशन है और वहाँ से उतरकर अगर कोई अपने घर की तरफ जाना हो तो उसे इस तरह से पानी में से होकर आना जा रहा है। जैसे ये सज्जन है, आप कहाँ से आ रहे हैं? साइंस स्टेशन से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं यहाँ? मैं धागा जा रहा हूँ। तो अक्सर ऐसा पानी जमा होता है यहाँ पे? ऐसा तो बारिश में तो होता ही है, हमेशा होता ही है। हमेशा हो जाता है। तो तकलीफ काफ़ी उठानी पड़ती है। अभी तकलीफ तो हो ही गई, तकलीफ तो सहन करना पड़ेगा ही, तकलीफ तो हो ही गई। तो ये मुंबई निवासी हैं जो कह रहे हैं तकलीफ तो है लेकिन अब इसे सहन करना पड़ेगा। जैसे कि देख रहे हैं, देखिए छोटे बच्चे लेकर ये आ रहे हैं इस तरह से। लेकिन ऐसे में एक खतरा बना होता है कि पानी की निकासी के लिए कभी कभी इस तरह के ढक्कन जो है जो गटर के हैं वो खोल दिए जाते हैं ताकि पानी हाई टाइड खत्म होने के बाद पानी निकला जा सके। लेकिन ये कभी कभी खतरा भी हो जाता है। हालांकि यहाँ पर फिलहाल बोर्ड लगाया गया है, लेकिन मुंबई कर हैं बारिश के मौसम में इस तरह के हालात अक्सर बनना करते हैं और ऐसे ही हालात में ये चलते रहते हैं, मुंबई चलती रहती है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और दिल्ली की यमुना नदी में आई बाढ़ के बाद अभी सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। इन राहत शिविरों में क्या है इंतजाम खाने पीने का, इसको समझने की हमने कोशिश की। यहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार सिंह ने। यमुना नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। लोगों के खाने पीने के लिए आम लोगों के साथ साथ कई स्वयंसेवी संगठन और राजनीतिक पार्टियां भी आगे आई हैं। मयूर विहार के बाढ़ राहत कैंप में लाइन लगाकर खड़े यह लोग खाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमें करीब 15 दिन हो गए यहाँ पर। 10-12 दिन से जब तक प्रोग्राम हुआ है तब तक खाना पीने की व्यवस्था सारी मिल रही है। यहाँ पे खाने की समस्या कोई नहीं आ रही? दिन भर लोग आते रहते हैं खाने के लिए? जी, हर चीज मिलती है यहाँ पे, खाने के लिए सारी सुविधाएं हैं। खाना तो हर टाइम आता है, लोग अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग अलग खाना देते हैं, तो खाना तो पूरा टाइम मिलता है, पूरे दिन पूरी रात। हाँ। और पानी उनी और बिस्किट भी देते हैं, पानी देते हैं, बिस्किट देते हैं, और फिर जो गर्ल्स के लिए सैनिटरी नैपकिन होते हैं वो सब बांटते हैं। सारी चीजें जितनी भी जरूरत की चीजें होती है वो सब देते हैं। लेकिन दिहाड़ी मजदूर परेशान हैं क्योंकि बाढ़ के बाद से उन्हें कामकाज नहीं मिल पा रहा है। खेत में नराई करते थे। अच्छा। अब ये बताओ पानी भर गया, आदमी हमारा बीमार है, हमारा कोई रोजगार नहीं है, हम भी परेशान है। यहाँ से भी सरकार भगा रहे तो हम कहाँ जाएंगे? आज तो कम से कम 1 आध महीने से कम बारिश आ रही है। बारिश में काम तो कहाँ कर पाएंगे, कहीं मिल पाएगा नहीं। तो अपना किसी तरह की ऐसी उसके पैर के नीचे, उसके पुल के नीचे गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि तो गीला हो जाएंगे तो बुखार लग जाएगा, सरद आ जाएगा। राहत पीड़ितों की मदद में लगे सामाजिक संगठन पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बाढ़ प्रभावितों को खाना खिला रहे हैं। हम लगभग इन टोटल अभी तक 5000 लोगों को के लिए खाना बना के वितरित कर चुके हैं और हर रोज हम लोग जनरली अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोगों के लिए खाना लाते हैं बनाकर। पर सर्वे किया है और यहाँ से हमें रिक्वायरमेंट आई है कि लोगों को नहाने का साबुन की कमी है, कपड़े धोने के साबुन की कमी है, टूथपेस्ट, मिल्क पाउडर, तो उसकी हम एक किट बना रहे हैं। 7 से 8 हजार आदमी का खाना यहाँ से डेली वो जाता रहा है और 15 तारीख से यहाँ पर ITO ऑफिस के अंदर हम लोगों ने रसोई लगाई थी। लेकिन जगह जगह भी हम लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं जहाँ पर भी मेयर भाई होता है तो वहीं पर वो चीजें पहुँचा दी जाती है। यूं ही नहीं कहा जाता है कि दिल्ली है दिल वालों की। यमुना का जलस्तर अब कम हो रहा है। उम्मीद है कि बाढ़ पीड़ित लोग जल्द ही राहत शिविरों से
अपने घरों को लौट पाएंगे। मैं अश्विनी कुमार सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और वही महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की बात करते हैं, जहां भूस्खलन से आई तबाही के बाद राहत बचाव कार्य दूसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन रेड अलर्ट यानी कि भारी बारिश के बीच राहत बचाव टीम का इस जगह पर पहुंचना चुनौतीपूर्ण रहा। ये पूरा गांव जो है वो मलबे में डूब चुका है। कई लोग, 100 से ज्यादा लोग बताया जाता है कि अभी लापता हैं और अब इस मलबे से बदबू भी आने लगी है। तो किस तरह से दूसरा दिन रहा राहत बचाव कार्य का, सोहित मिश्रा की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कहीं अपनों के खोने का गम, कहीं अपनों को दफनाने का काम। बुधवार रात रायगढ़ के इरशालवाड़ी गांव में जमीन धसी तो न जाने कितने परिवार ढह गए। शुक्रवार को भी राहत बचाव का काम चलता रहा, जो बेहद चुनौती भरा है। यहां पहुंचने के लिए पहाड़ पार करना पड़ता है, जिसमें 2 घंटे लग जाते हैं। इसके बावजूद 85 वर्षीय बोमा बिहीर यहाँ 2 दिन से आ रहे हैं। इनकी बेटी सहित परिवार के कुल 9 लोग यहाँ रहते थे, लेकिन अब तक किसी का पता नहीं है। हमने NDRF को सारी जानकारी बताया कि मेरी बेटी का घर कहाँ है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हर तरफ मिट्टी भरी हुई है। एक रिश्तेदार का शव कुछ समय पहले मिला है, लेकिन मेरी बेटी के परिवार वालों का पता नहीं लग पाया है। आणि आता किती लोक इस हादसे में पूरा गांव तबाह हो गया है। जो लोग बच गए हैं वो अपनों का इंतजार कर रहे हैं। पूरे हादसे में कुछ ही घर बचे हैं, जिसमें 32 वर्षीय महेश पारदे का घर शामिल है। वो बच गए, लेकिन उनके कई रिश्तेदारों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कमलू पारदे हादसे की रात काम पर थे। इनके परिवार के 5 सदस्य इस हादसे के बाद लापता हैं। दोनों लोगों ने बताया कि 1.5 साल पहले ऐसा ही एक हादसा पहाड़ के दूसरी तरफ हुआ था, जिसके बाद इस मॉनसून से पहले गांव वालों ने पहाड़ के सुरक्षित स्थानों पर घर बनाए, लेकिन वन विभाग ने उन घरों को तोड़ दिया। हमने नीचे घर बनाए, जिसे वन विभाग ने तोड़ा। पूरा गांव नीचे चला गया था। 3-4 महीने पहले हमारे घर तोड़े गए। ये कहा गया कि जंगल में आप अवैध घर नहीं बना सकते। हमने नीचे घर बनाए थे, लेकिन फॉरेस्ट वालों ने उसे उस समय तोड़ दिया था। भारी बारिश और खराब रोशनी राहत और बचाव में बाधा बन रही है। इसके साथ ही पूरे इलाके में अब बदबू आने लगी है। जानवरों की भी मृत्यु हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में इलाके में बीमारी फैलने का खतरा बरकरार है। इस बीच अब प्रशासन की ओर से ये भी सोचा जा रहा है कि राहत और बचाव का काम कब तक जारी रखना है। भारी बारिश, मलबा, साथ ही साथ में ये जो बदबू है, उससे जो यहाँ पर राहत का काम है, उसमें कई चुनौतियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। गांव वालों की मदद से अब तक ये जो पूरा ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के यहाँ पर हालात हैं और लो विजिबिलिटी है, उससे ये समझा जा सकता है कि इस पूरे ऑपरेशन को खत्म होने में अब और भी कई सारे दिन लगने वाले हैं। रायगढ़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। मणिपुर में महिलाओं के साथ हैवानियत के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। मणिपुर में दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ। चूड़ाचांदपुर में सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरी और दोषियों के खिलाफ उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रतनदीप चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 2 दिनों में दूसरा विरोध प्रदर्शन। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में सैकड़ों औरतें सड़कों पर उतरी, इंसाफ और कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ। ये प्रदर्शन उस वायरल वीडियो के बाद हो रहे हैं जिसमें 2 महिलाओं को बेलिबास कर परेड कराई जा रही है और उनके साथ यौन बदसलूकी भी हो रही है। ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। हम इस वक्त चूड़ाचांदपुर में हैं, जहां पे महिलाओं ने आज एक प्रदर्शन रखा है। यहां पे महिलाओं ने धरना पे बैठे हैं। जो वायरल वीडियो बाहर आए हैं मणिपुर से, जहां पे एक महिला को उनके शरीर से कपड़े उतारकर उनको परेड किया गया, उनके साथ बदतमीजी किया गया, उनका साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। उस इंसिडेंट के
प्रोटेस्ट में यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। इंटरनेट शटडाउन खत्म होने के बाद कई और वीडियो सामने आएंगी। कुछ अभी यहाँ है, कुछ को रेप करने के बाद मार दिया गया। हम सरकार से अपील करते हैं कि सारे मुजरिमों को 48 घंटे में गिरफ्तार करे या बड़ा आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहे। A very strong series of agitation in the days to come. इस मामले में और ज्यादा स्तब्ध करने वाले तथ्य सामने आए हैं कि इन महिलाओं को क्या क्या झेलना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एक महिला ने बताया कि उन्हें मणिपुर पुलिस ने भीड़ के हाथों सौंपा था। पुलिस उस भीड़ के साथ थी जो हमारे गांव पर हमला कर रही थी। पुलिस ने हमें पास के घर से उठाया, गांव से कुछ दूर ले गई और सड़क पर भीड़ के साथ छोड़ दिया। हमें पुलिस ने ही भीड़ को सौंपा। इस महिला ने अपने पति के घर से फोन पर इंडियन एक्सप्रेस को ये जानकारी दी। इस बीच हालात से निपटने में अपनी नाकामी के लिए सबकी आलोचना झेल रहे मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने फिर कहा कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। विपक्ष ने कहा वो फौरन इस्तीफा दे। The central government must protect every state from internal. सबका विश्वास बीरेन सिंह पर खत्म हो गया है। सरकार हटे, धारा 355 का इस्तेमाल हो, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। Remove the government and impose president's rule. देखो अभी ये चीज में हम नहीं जाएंगे। मेरा काम है अभी मणिपुर में शांति रखना, शांति वापस लाना। जो जैसे जैसे हाइनेस क्राइम को जो क्रिमिनल है, ये थोड़ा सा गुंडा लोग ने, ये हर एक सोसाइटी में गुंडा तो है ही है, मिसक्रेंट तो है ही है, वो लोग ने किया है, लेकिन वो लोग को हम स्पेयर नहीं करेंगे। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उन्हें 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। चोराचांदपुर से सौरभ गुप्ता और जीडी शंकर के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में अपनी सरकार की आलोचना करने वाले मंत्री राजेंद्र गुड़ा को सीएम की अनुशंसा पर बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल राजेंद्र गुड़ा ने कहा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और साथ ही ये भी कहा कि हमें मणिपुर के बजाय अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। अब सीएम अशोक गहलोत की अनुशंसा पर राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया गया है। जानना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरबान में झांकना है।